1985 का वो दौर, जब अमेरिका में रात के सन्नाटे में एक ऐसी परछाई चलती थी जिसे देख लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। एक मौत का सौदागर जिसने दर्जनों लोगों को मार डाला, जिसने आधा दर्जन महिलाओं की आबरू को नोचा। कौन था वो आदमी जो नींद और मृत्यु दोनों के बीच की रेखा मिला देता था? कैसे बना वो अमेरिका का सबसे खूंखार दरिंदा? ऐसा क्या हुआ कि वो इंसान से शैतान बन गया? क्या है नाइट स्टॉकर की खौफनाक कहानी? जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहें। 19 मई 1985 गर्मियों की रात थी। माहौल में अजीब सी शांति घुली हुई थी, जैसे किसी तूफान के पहले का सन्नाटा हो। सड़कें शांत पड़ी हुई थीं और लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे। आधी रात का वक्त था। शांति को चीरते हुए एक कार कैलिफोर्निया की गैब्रियल घाटी के मनरोविया कस्बे में आकर रुकी। एक लंबा और पतला सा आदमी दबे पांव गाड़ी से उतरा और सामने दिख रही खिड़की से एक घर में दाखिल हुआ, जहां 83 साल की मेबेल अपनी बहन 81 वर्षीय फ्लोरेंस के साथ रहा करती थी। दोनों बुजुर्ग बहनें गहरी नींद में थीं। ये व्यक्ति किचन की तरफ गया, जहां उसे एक हैमर यानी हथौड़ा दिखा। उसने वो हथौड़ा उठाया और मेबेल के कमरे में जाकर उसके ऊपर बैठकर लगातार उसके सिर पर हैमर से वार कर उसे अधमरा कर दिया। इसके बाद वो फ्लोरेंस के कमरे में गया और उसके साथ भी यही किया। फिर दोनों बहनों को घसीटते हुए हॉल तक लेकर आया। हॉल में तारों यानी वायर्स का एक बंडल पड़ा हुआ था। उसने उसमें से एक वायर निकाला, दोनों बहनों के ऊपर लपेटा और प्लग में लगाकर उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक दिए, पर इस तरह कि वो जिंदा रहे। दोनों बहनें बेजान हो गईं। उनके अंदर इतनी भी जान नहीं थी कि वो इस आदमी को नजर उठाकर देख भी सकें। पर यह शैतान नहीं रुका। वो फ्लोरेंस के पास गया, उसके तन से कपड़े जुदा किए और मन भरने तक उसके साथ दुष्कर्म किया। सोचिए, हैमर से वार, इलेक्ट्रिक शॉक और फिर इस तरह से कुकर्म। बेचारी फ्लोरेंस का क्या हाल हुआ होगा। इसके बाद इस आदमी ने घर में रखा कीमती सामान चुराया, साथ में एक लिपस्टिक उठाई और फ्लोरेंस की जांघ और दीवार पर एक अजीब सा निशान बनाया, और जिस शांति से घर में घुसा था उसी खामोशी के साथ फरार भी हो गया। जबकि मेबेल और फ्लोरेंस 2 दिनों तक इसी हालत में अपने घर में पड़ी रहीं। जब पड़ोसियों को कुछ गड़बड़ महसूस हुई तो पुलिस को जानकारी दी गई, और जब पुलिस इस घर में पहुंची तो वहां का नज़ारा देखकर उनके होश उड़ गए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी क्राइम की कहानी की भयावह शूटिंग हुई हो। चारों तरफ खून ही खून, दोनों बहनों का बंधा और जगह जगह जला हुआ शरीर, और दीवार पर वो 5 कोनों वाला उल्टा तारे का शैतानी पेंटाग्राम चिन्ह जो फ्लोरेंस की जांघ पर भी बना हुआ था। ये सब देखकर पुलिस समझ चुकी थी कि ये काम किसी आम इंसान का नहीं, बल्कि किसी शैतान या शैतान के पुजारी का है, जिसके अंदर दया या भावना जैसी कोई चीज बची ही नहीं। इस घटना के बाद कैलिफोर्निया में डर के बादल मंडराने लगे। लोगों ने दरवाजों और खिड़कियों पर डबल लॉक लगाने शुरू कर दिए। रात होते ही शहर में ऐसा सन्नाटा पसर जाता मानो वहां कोई रहता ही नहीं, क्योंकि ये कोई पहली या आखिरी बार नहीं था, बल्कि ये तो शुरुआत थी अमेरिका के सबसे भयानक दौर की, जिसका मास्टरमाइंड था द नाइट स्टॉकर। ये नाम उसे लोगों ने दिया था क्योंकि वो हर रात अपने शिकार की तलाश में निकलता और एक खूनी दास्तान लिखकर बेखौफ अपने पिंजरे में छुप जाता। वो राह चलते लोगों को निशाना नहीं बनाता था, बल्कि घर में घुसकर वार करता था। लेकिन वो इतना खूंखार वहशी दरिंदा बना कैसे? इसे समझने के लिए हमें पीछे लौटना होगा, उस बच्चे के बचपन में जो आगे चलकर रिचर्ड रामिरेज नाम का सीरियल किलर बना। रिचर्ड का पूरा नाम रिकार्डो लेवा मुनोज रामिरेज था। उसका जन्म 29 फरवरी 1960 को टेक्सास के एल पासो शहर में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था, जिसमें कुल 5 मेंबर्स थे और रिचर्ड सबसे छोटा था, इसलिए सबका लाडला भी। सभी रिचर्ड को प्यार से रिची बुलाते थे। वो बचपन में बहुत शर्मीला, शांत और कम बोलने वाला बच्चा था, पर तब शायद किसी को नहीं पता था कि इस शर्मीले चेहरे के पीछे एक खूंखार भेड़िया छिपा हुआ है, जिसके जन्म के जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि रिची के फादर ही थे। उनका नाम जूलियन रामिरेज था। जूलियन एक फॉर्मर पुलिस ऑफिसर थे और मैक्सिको में अपनी जॉब पूरी करने के बाद टेक्सास में शिफ्ट हुए थे, जहां वो अमेरिकन रेल में मजदूरी करने लगे थे। जूलियन बहुत ही मेहनती इंसान थे, पर थोड़ी सी सैलरी अक्सर उनके मनोबल को तोड़ देती थी, और उसी का गुस्सा वो अपनी पत्नी और परिवार पर निकालते थे। बीवी बच्चों पर हाथ उठाना जूलियन के लिए आम बात हो चुकी थी। वो हर रोज शराब के नशे में धुत होकर आते, गुस्सा करते और जो हाथ में आता उसी से अपने बच्चों या बीवी की पिटाई करते, फिर चाहे वो बेल्ट हो, डंडा हो, पानी की मोटी पाइप हो या फिर बंदूक का बट। हद तो तब हो गई जब एक बार रिचर्ड को पीटते हुए जूलियन ने उस पर बंदूक तान दी।
गोली लगभग चल ही गई थी कि ऐन मौके पर रिचर्ड का बड़ा भाई रॉबर्ट वहां आ गया और पिता के हाथ से बंदूक छीन ली। दूसरी तरफ रिचर्ड सामने खड़ा सर से लेकर पांव तक कांप रहा था। उसके चेहरे पर डर का भाव था, आंखों में आंसू और जुबान में कपकपी। रॉबर्ट ने जैसे तैसे रिचर्ड को समझाया, शांत किया और उसे सुला दिया। पर इस दिन के बाद से रिचर्ड को हर पल एक खौफ सताने लगा, जैसे वो अपने ही घर में असुरक्षित हो। इसलिए वो रोज स्कूल जाता ताकि घर का अशांत माहौल देखना ना पड़े। कई बार वो रात में डर के मारे पास के ही मुर्दा घर यानी ग्रेवयार्ड में जाकर सो जाता, और जब भाई यहां सोने की वजह पूछता तो कहता, मुर्दे अचानक गुस्से में आकर तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो किस कदर खौफ में था। पिता की मारपीट की वजह से बचपन में ही रिचर्ड के सिर में कई गंभीर चोटें लगी थीं। एक बार तो उसके पिता ने घर में रखी लकड़ी की कुर्सी उसके सिर पर दे मारी, जिससे उसका सिर फट गया। बाद में जब वो महज 5 साल का था, तब स्कूल में लगा झूला यानी स्विंग रिचर्ड के सिर में इसी जगह पर आकर गिरा और वो वहीं बेहोश हो गया। इस तरह 3 से 4 बार उसे सिर में चोट लगी। 2 बार तो वो मरते मरते बचा, लेकिन इन चोटों की वजह से उसके विकसित होते दिमाग पर गहरा असर पड़ने लगा था। वो सिर्फ 10 साल का था जब उसने मारिजुआना जैसे नशे फूंकने शुरू कर दिए। उसके अंदर चिड़चिड़ापन भी बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे जिंदगी में कभी कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जो उसे सही और गलत के बीच फर्क बता सके। बल्कि जो भी मिला, उसने रिचर्ड को एक आम इंसान से सीरियल किलर बनने की पूरी ट्रेनिंग दी, और सबसे पहला ट्रेनर बना रिचर्ड का ही कजिन ब्रदर मिगेल या माइक रामिरेज। मिगेल रिचर्ड का चचेरा भाई था। घर में तनातनी का माहौल होने की वजह से वो स्कूल से आने के बाद खाना पीना खाकर कपड़े बदलकर मिगेल के पास चला जाता ताकि पिता की पिटाई से बच सके। मिगेल एक पूर्व सैनिक था। रिचर्ड जब 12 से 13 वर्ष का था तब मिगेल वियतनाम युद्ध से लौटकर एल पासो आया। पर अब वो एक साधारण सैनिक नहीं था, बल्कि एक किलर, साइको और क्रूर इंसान बन चुका था, जिसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ हिंसा भरी हुई थी। उसने वॉर के दौरान कई लोगों पर अत्याचार किए थे, लेकिन उसे इस सब पर शर्मिंदगी नहीं थी, बल्कि वो तो इन किस्सों को लोगों को बढ़ चढ़कर सुनाता था। उसने वियतनाम में किए गए दुष्कर्म और हत्याओं के ढेर सारे पोलरॉइड फोटो अपने पास संभाल कर रखे हुए थे, और अब वो अपने इन किस्सों को रिचर्ड को सुनाने लगा था। कभी वो अपने द्वारा किए गए दुष्कर्म की बात बताता तो कभी टॉर्चर की। इतना ही नहीं, वो रिचर्ड को सबूत के तौर पर हर तस्वीर दिखाता, जिनमें से कुछ तो बेहद भयानक थी। किसी में महिला को बांधकर उसे प्रताड़ित किया जा रहा था, तो किसी में उनके बॉडी पार्ट्स को बिल्कुल छलनी कर दिया गया था। अब कहने को तो रिचर्ड बहुत छोटा था, लेकिन उसे इन सब तस्वीरों और बातों से जरा सा भी डर या झिझक नहीं हुई। वो घबराया भी नहीं, बल्कि उसे तो ये सारी चीजें आकर्षक लग रही थी। वो तस्वीरों में नेक्ड महिलाओं को इत्मीनान और दिलचस्पी से देखता था। जब मिगेल को लगा कि अब सिर्फ कहानियों से काम नहीं चलेगा, तो उसने रिचर्ड को इन सब कामों की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। कैसे किसी को हॉस्टेज बनाते हैं, कैसे किसी को लूटना है, मारना है, और कैसे किसी को कंट्रोल में रखना है। ये सभी चीजें रिचर्ड अपने ही बड़े कजिन से सीख रहा था। साथ ही उसने LSD जैसे नशे लेना भी शुरू कर दिया। 4 मई 1975 तक रिचर्ड 15 साल का हो चुका था। वो हर रोज की तरह स्कूल से आया, बैग उतारा, कपड़े बदले और खाना खाकर मिगेल के घर पहुंच गया। पर आज माहौल कुछ अलग था। मिगेल और उसकी वाइफ जेसी आपस में झगड़ रहे थे, लेकिन रिचर्ड वहां से वापस नहीं लौटा, बल्कि हॉल में पड़े सोफे पर जाकर बैठ गया और सब कुछ आराम से देखने लगा। इधर मिगेल और जेसी की तू में बढ़ती चली गई, और मिगेल ने अपनी रिवॉल्वर से जेसी के सिर में 2 शॉट्स मारे। खून के छींटे वहीं बैठे रिचर्ड के चेहरे और कपड़ों पर भी गिरे, और बेचारी जेसी वहीं मारी गई। रिचर्ड की जगह कोई और होता तो हड़बड़ा जाता, लेकिन वो सामान्य रूप से बैठा रहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन बंदूक की आवाज सुनने के बाद आस पड़ोस के लोगों ने पुलिस को बुलाया, और पुलिस दोनों को गिरफ्तार करके ले गई। हालांकि रिचर्ड का इसमें कोई हाथ नहीं था, वो बस आई विटनेस था, इसलिए उसे छोड़ दिया गया। जबकि मिगेल भी एक मानसिक बीमारी PTS से पीड़ित था, इसलिए उसे मेंटल असाइलम में भेजा गया। लेकिन मिगेल के जाने के बाद रिचर्ड बिल्कुल अकेला पड़ गया। वो गुमसुम रहने लगा। ऊपर से उसके पिता की हरकतें अभी भी वैसी ही थीं, इसलिए उसने सोचा क्यों ना अपनी बहन के पास जाकर रहा जाए। तो वो पास के ही शहर में अपनी बहन के घर पहुंच गया। लेकिन यहाँ उसकी बहन का पति रॉबर्टो भी एक अलग ही स्तर का साइको था। उसे रात अपनी पत्नी के साथ गुजारने से ज्यादा मजा दूसरों के घरों की खिड़कियों से उनके बेडरूम में झांकने में आता था। वो हर रात अपने घर से निकलता, आसपास के घरों को चेक करता,
जिसके बेडरूम की खिड़की, दरवाज़ा या पर्दा खुला होता, वहाँ घंटों तक बैठकर अंदर होने वाली गतिविधियों को देखता। और जब रिचर्ड यहाँ आया तो उसने रिचर्ड को भी अपने साथ मिला लिया। वो उसे लेकर जाता और दोनों कई कई घंटों तक लोगों के निजी पलों को देखते, कभी लड़कियों को कपड़े बदलते हुए तो कभी संभोग करते हुए। ये लगभग रोज की कहानी बन चुकी थी। मतलब रिचर्ड कुएं से निकलकर खाई में आ गिरा था। पहले मिगेल ने उसके दिमाग में दरिंदगी भरी थी और अब रॉबर्टो उसके छोटे से दिमाग में घिनौनापन भर रहा था। इसी तरह 2 साल और गुजर गए और अब रिचर्ड 17 साल का हो चुका था। पढ़ाई तो चल ही रही थी, लेकिन छोटे मोटे खर्चों के लिए उसने पढ़ाई के साथ साथ टेक्सास के ही होटल हॉलिडे इन में पार्ट टाइम नौकरी ज्वाइन कर ली। अब वो रोज सुबह स्कूल जाता और स्कूल के बाद अपनी नौकरी पर। नौकरी करते हुए उसे कुछ 3 से 3.5 महीने ही हुए थे कि यहाँ रिचर्ड को पता चला कि होटल के हर रूम को खोलने के लिए एक मास्टर की होती है। मतलब एक ऐसी चाबी जिससे किसी भी कमरे को आसानी से खोला जा सकता है। लेकिन ये चाबी स्टाफ को नहीं दी जाती थी। जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो या बहुत ज़रूरी काम हो, तभी किसी कमरे को खोलने के लिए मास्टर की का इस्तेमाल होता था। पर रिचर्ड इस चाबी के सहारे क्राइम की दुनिया में घुसने की प्लानिंग कर चुका था। इसलिए एक दिन वो रिसेप्शन पर गया और रूम सर्विस के बहाने मास्टर की ले ली। रिसेप्शनिस्ट ने भी दे दी। मतलब चाबी उसे रूम सर्विस के बहाने मिल सकती थी। उसे ये तरीका बिल्कुल ठीक लगा और वो हर रात उस मास्टर की को अपनी जेब में डालकर निकलता। जो भी गेस्ट कमरे में अपना सामान छोड़कर बाहर गया होता, उस कमरे में जाता और सभी कीमती चीजें, पैसा, ज्वेलरी चुराकर बाहर आ जाता। यह अब उसका रोज का काम हो चुका था। पर एक दिन उसकी ये चाल उलटी पड़ते पड़ते बच गई। दरअसल हर रोज की तरह वो एक रात जब कमरों को चेक कर रहा था, तब उसकी नज़र एक कमरे पर पड़ी जो बाहर से बंद था। मतलब ये कमरा बुक्ड था, पर शायद उस वक्त उसमें कोई नहीं था। जो था वो बाहर गया हुआ था, ऐसा उसने सोचा और मास्टर की से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। पर सरप्राइजिंगली इस कमरे में एक कपल रह रहा था, जिसमें वो आदमी कुछ सामान लेने के लिए बाहर गया हुआ था, जबकि लेडी अभी भी कमरे के अंदर ही थी। और जब उसने रिचर्ड को यूं अपने रूम में आते देखा तो वो शॉक्ड रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बिना चाबी के ऐसे कमरे में आया कैसे, जबकि रूम तो उसका हस्बैंड बाहर से लॉक करके गया था। पर उसने ऐसा कोई सवाल पूछने की बजाय डर के मारे चिल्लाना शुरू कर दिया। पर तभी रिचर्ड ने उसके ऊपर धावा बोल दिया। उसने उसका मुंह दबाया और उसे पीटने लगा। इतना ही नहीं, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश भी की। लेकिन इससे पहले कि वो उस महिला के साथ कुछ कर पाता, उसका पति कमरे में दाखिल हो गया और रिचर्ड को पीटना शुरू कर दिया। दोनों के बीच घमासान लड़ाई हुई। शोर शराबा सुनकर आसपास के कमरों के लोग भी आ गए। बात स्टाफ और मैनेजर तक पहुंची और रिचर्ड के खिलाफ इस कपल ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। रिचर्ड को पुलिस अपने साथ ले गई, लेकिन अगले ही दिन ये कपल अपनी शिकायत वापस ले लिया, क्योंकि वो किसी दूसरे शहर से यहाँ घूमने के लिए आए थे और अगर ये केस लंबा चलता तो उन्हें हर तारीख पर हाजिर होना पड़ता, जो काफ़ी परेशान करने वाला होता। इसलिए उन्होंने केस वापस ले लिया। लेकिन होटल मैनेजमेंट ने रिचर्ड की करतूत को देखते हुए उसे नौकरी से निकाल दिया और अब रिचर्ड फिर से घर से स्कूल और स्कूल से घर, बस इसी जिंदगी में व्यस्त हो गया। आने वाले 4 से 5 सालों तक वो एकदम शांत रहा, कोई हलचल नहीं की। लेकिन 22 साल की उम्र में उसने फैसला किया कि अब वो पूरी तरह से खुद को क्राइम की दुनिया में झोंक देगा, क्योंकि वहीं उसे सेटिस्फैक्शन मिलता था। लेकिन जुर्म का ये नया अध्याय लिखने के लिए उसने टेक्सास को छोड़ दिया और कैलिफोर्निया के टेंडरलॉइन डिस्ट्रिक्ट में बस गया। साल आ चुका था 1984 का। अब रिचर्ड बिल्कुल आज़ाद परिंदा था। ना तो कोई उस पर लगाम लगाने वाला था और ना ही कोई सवाल जवाब करने वाला। इसलिए वो दिन में इधर उधर भटकते हुए नौकरी की तलाश करने लगा और रात को छोटी मोटी चोरियां करता ताकि पैसे इकट्ठा हो सकें। इस बीच उसने कभी भी अपना परमानेंट ठिकाना नहीं बनाया। वो कभी सैन फ्रांसिस्को में होता तो कभी लॉस एंजलिस में। इसी बीच उसे कोकीन के नशे की आदत भी पड़ गई, जो जल्द ही उसकी पसंदीदा लत बन गई। लेकिन ड्रग्स के लिए चाहिए थे ज़्यादा पैसे, इसलिए अब उसने नौकरी की तलाश बंद करके पूरी तरह से चोरियां, डकैती और लूटपाट शुरू कर दी। पूरे शहर में छुटपुट घटनाएं होने लगी थीं। कहीं से कार चोरी हुई तो कहीं से सोने चांदी के आभूषण और नकदी। लेकिन तब किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये छोटी मोटी चोरियां जल्द ही एक भयानक मोड़ लेने वाली हैं। और अब दिन आ चुका था 10 अप्रैल 1984 का। जिस होटल में रिचर्ड रह रहा था, उसी बिल्डिंग के नीचे पार्किंग एरिया में एक 9 साल की बच्ची की डेड बॉडी मिली, जिसके साथ बहुत ज्यादा बर्बरता की गई थी। उसके शरीर पर चाकू से इतने ज्यादा वार किए गए थे कि शरीर का एक एक अंग बाहर आने की कोशिश कर रहा था। उसका सिर, चेहरा, सीना,
पैर, हाथ, हर जगह को चाकुओं से छलनी कर दिया गया था। जिस किसी ने भी इस बॉडी को देखा उसकी चीख निकल गई। पुलिस आई, इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन ये सब किसने किया पता नहीं चल सका। पर बाद के दिनों में ये दावा किया गया कि ये रिचर्ड द्वारा किया गया पहला खून था। यहीं से उसने अपने खूनी खेल की शुरुआत की थी और इसका अगला चैप्टर उसने 28 जून 1984 को जोड़ा, जब लॉस एंजलिस शहर के ग्लासेल पार्क इलाके की 49 वर्षीय जैनी अपने बेटे के साथ रहा करती थी। लेकिन उस रात उनका बेटा घर पर नहीं था, मतलब वो बिल्कुल अकेली थी। 28 जून की रात को जैनी ने सब काम खत्म किया और अपने बिस्तर पर जाकर सो गई, लेकिन इसके बाद उन्होंने कभी आंखें नहीं खोली। 29 जून की सुबह जब उनका बेटा जैक विनकोव उनसे मिलने के लिए आया तो बिस्तर पर खून से लथपथ अपनी मां का शव देखकर स्तब्ध रह गया। वो चीखता हुआ बाहर गया और आसपास के लोगों को बुलाया। कुछ ने अंदर जाने की हिम्मत की, लेकिन जैनी का शरीर बहुत ही बुरी हालत में था। उनके सिर को इस तरह से काटा गया था कि वो बस 4 से 5% ही धड़ से जुड़ा हुआ था, बाकी पूरी तरह से अलग होने को था। बाद में पुलिस को बुलाया गया और इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि जैनी को उस वक्त मारा गया जब वो गहरी नींद में थी, इसलिए सेल्फ डिफेंस के कोई निशान नहीं थे। यहां तक कि किलर इतना शातिर था कि खिड़की से आकर उसने इतना बड़ा कांड किया, पर इसके बावजूद उसकी उंगलियों, हाथ पैर या जूतों के कोई भी निशान नहीं थे। इसलिए पुलिस के लिए भी ये केस बहुत पेचीदा बन गया। आस पड़ोस के लोगों को डर सताने लगा कि कहीं बाहर कोई खतरा तो नहीं। हालांकि पुलिस ने इसे रॉबरी से जोड़ा, क्योंकि जैनी के घर से लगभग हर कीमती चीज गायब थी और अगले 9 महीनों तक शहर में पूरी तरह से सन्नाटा रहा, इसलिए डर थोड़ा कम हो गया। लेकिन एक बार फिर सन्नाटे को चीरते हुए कुछ चीखें गूंजी। 17 मार्च 1985 का दिन आ चुका था। रविवार की रात को लॉस एंजलिस के उपनगर रोजमीड में रहने वाली 22 साल की मारिया हर्नांडेज अपनी कार से घर पहुंची। कार से उतरकर गैराज का शटर ऊपर किया, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि रिचर्ड पहले से ही वहां सेंध लगाए बैठा है। मारिया ने शटर उठाया और वापस अपनी गाड़ी में आकर बैठ गई। जैसे ही उसने गाड़ी को गैराज में लगाया, रिचर्ड भागता हुआ उसकी तरफ आया और 2 शॉट उसकी खोपड़ी पर मारे। पर किस्मत से मारिया बच गई, क्योंकि डर के मारे उसने अपने हाथ चेहरे पर रख लिए थे और उसके हाथ में गाड़ी की चाबी थी जिसने उन बुलेट्स को अपने ऊपर ले लिया। पर डर की वजह से मारिया जमीन पर गिर पड़ी और रिचर्ड को लगा कि वो मर गई है, इसलिए उसने गैराज से ही घर के अंदर जाने वाले दरवाजे को खोला और घर में दाखिल हो गया, जहां 34 साल की डेल योशी ओकाजा की किचन में काम कर रही थी। डेल और मारिया दोनों रूममेट थीं और डेल ने महसूस कर लिया था कि कोई अजनबी घर में घुस आया है, इसलिए वो पास ही मौजूद काउंटर के पीछे छुप गई और छुप छुप कर रिचर्ड को देखने लगी। वहीं रिचर्ड डाइनिंग रूम में खड़ा इधर उधर देख रहा था कि कोई है तो नहीं। डेल को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या, पर उसे ये भी नहीं पता था कि सामने कौन है, इसलिए उसने काउंटर के ऊपर से झांक कर देखा और यही उसकी सबसे बड़ी गलती रही। रिचर्ड ने देख लिया कि काउंटर के पीछे कोई है जो उसे देख रहा है और उसने वहीं खड़े खड़े फायर किया। गोली सीधा डेल के सिर में लगी, जिससे वो बेचारी मौके पर ही मारी गई। इसके बाद उसने बड़े आराम से घर में घूम घूम कर सभी कीमती चीज़ों को इकट्ठा किया, उन्हें बैग में भरा और यहाँ से निकल गया। इसके बाद वो मारिया के घर से लगभग 2 किलोमीटर दूर मोंटेरे पार्क इलाके में पहुंचा। उसके कंधे पर वही बैग अभी भी टंगा हुआ था। एक कांड किए हुए अभी लगभग 1 घंटा ही गुजरा था कि उसने दूसरा कांड करने का सोचा और सड़क किनारे खड़े होकर वहां आ रही एक गाड़ी को हाथ देने लगा, जिसे 30 साल की वेरोनिका चला रही थी। वेरोनिका ने जब आधी रात को इस तरह से एक आदमी को देखा तो उसे लगा कि शायद उसे मदद की जरूरत है, इसलिए उसने गाड़ी रोकी। पर रिचर्ड ने ना आव देखा ना ताव। गाड़ी रुकते ही और डोर अनलॉक होते ही दरवाजा खोला, वेरोनिका को बाल पकड़कर घसीटते हुए बाहर निकाला और जमीन पर पटक दिया। इसके बाद उसने अपनी रिवॉल्वर निकाली और वेरोनिका के सिर में भी 2 गोलियां दाग दी। लेकिन यहां न तो उसने वेरोनिका की गाड़ी में लूटपाट की, न ही उसके शरीर से कोई कीमती जेवर चुराया और न ही उस कार को, बल्कि वेरोनिका को मारने के बाद वो पैदल ही वहां से निकल गया, मानो उसका मकसद सिर्फ एक और खून करना रहा हो। लेकिन एक ही रात में इस तरह से 2-2 जगह पर वारदातें होने से लोग डर गए। कैलिफोर्निया में ये खबर आग की तरह फैल गई। हर न्यूज़पेपर, मीडिया चैनल और लोगों की जुबान पर बस इस दोहरे हत्याकांड की बातें थीं। आई विटनेस के रूप में मारिया ने रिचर्ड के हुलिये के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी, लेकिन वो पुलिस के किसी काम ना आ सकी। दूसरी तरफ कैलिफोर्निया
अभी ओलंपिक मेजबानी की खुशियों से बाहर आया ही था कि यह खून खराबा शुरू हो गया। लेकिन लोगों को दहशत से मुक्त रखने और उन्हें शांत बनाए रखने के लिए पुलिस ने भी कोशिशें की। मारिया को अपने दिमाग पर और जोर डालने के लिए कहा गया, लेकिन भूरी स्किन, घुंघराले बाल, मुंह से आती गंध और सड़े हुए दांतों के अलावा उसे और कुछ याद नहीं था। वहीं रिचर्ड अब अपने अगले शिकार की तानाबानी में लगा हुआ था। और फिर आया 27 मार्च 1985 का दिन। लॉस एंजलिस के व्हिटियर इलाके में आधी रात के बाद वही घुंघराले बालों वाला आदमी एक घर में दाखिल हुआ। ये घर 64 साल के विंसेंट चार्ल्स जजारा का था, जो अपनी पत्नी 44 वर्षीय मैक्सीन के साथ चैन की नींद सो रहे थे। दरअसल इस घर में रिचर्ड कुछ रोज पहले भी आ चुका था, लेकिन उस वक्त घर में इतने ज्यादा लोग थे कि उसे मौका नहीं मिला और वो बिना कोई हरकत किए ही चला गया। पर इस दिन विंसेंट और उनकी पत्नी घर में बिल्कुल अकेले थे, गहरी नींद में थे। और इसी बात का फायदा उठाकर रिचर्ड ने एक कमरे में लगी खिड़की का कांच खोला और अंदर घुस गया। नीचे के फ्लोर पर विंसेंट अपनी पत्नी के साथ सो रहे थे। रिचर्ड ने दोनों को एक नजर देखा और फिर अपनी बंदूक से विंसेंट के सिर में बेहद नजदीक से 2 गोलियां मारी। विंसेंट की वहीं मौत हो गई, लेकिन बगल में सो रही मैक्सीन गोलियों की आवाज से जाग गई और रिचर्ड को वहां देखकर घबरा गई। पर इससे पहले कि वो कोई रिएक्शन देती या चीखती, रिचर्ड ने बंदूक का बट उसके सिर पर दे मारा और मैक्सीन अपने बिस्तर पर ही दर्द से कराहती हुई गिर पड़ी। इसके बाद रिचर्ड ने उसके दोनों हाथों को पीछे की तरफ बांधा, उसके मुंह को बांधा और फिर पूछने लगा, बताओ घर का सारा कीमती सामान कहाँ है? डरी सहमी मैक्सीन ने उसे सब कुछ बता दिया, कहाँ पैसे रखे हैं और कहाँ गहने। रिचर्ड ने मैक्सीन को उसी हालत में छोड़ा और एक एक कीमती चीज अपने झोले में भर ली। लेकिन तब तक बिस्तर पर पड़ी मैक्सीन ने जैसे तैसे अपने हाथों को खोलकर मुंह पर बंधी पट्टी को भी हटा लिया था। दरअसल मैक्सीन को पता था कि उसके बेड के नीचे उनकी फैमिली शॉटगन रखी हुई है, जो जिंदगी में कभी काम नहीं आई थी। लेकिन आज मैक्सीन को उससे बड़ी उम्मीदें थीं, इसलिए उसने अपने हाथों को आजाद किया और चालाकी से उस गन को अपने पास छुपा लिया। जैसे ही रिचर्ड कमरे में आया, वो उसके ऊपर गन तान कर खड़ी हो गई। रिचर्ड उसे देखकर स्तब्ध रह गया। वो जस की तस अवस्था में वहीं फ्रीज हो गया। उसने अपनी रिवॉल्वर भी नहीं निकाली, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने जरा सी भी हरकत की तो मैक्सीन उसे पहले ही शूट कर देगी। इसलिए वो वहीं खड़ा रहा। इधर मैक्सीन ने तुरंत गन का ट्रिगर दबाया, पर अफसोस उसमें से गोली निकली ही नहीं, सिर्फ आवाज हुई, क्योंकि वो गन उस वक्त लोडेड नहीं थी। इसके बाद मैक्सीन थर थर कांपने लगी, जबकि रिचर्ड के चेहरे पर गुस्सा था। उसने तुरंत अपनी रिवॉल्वर निकाली और मैक्सीन के सिर पर 3 बार वार करके उसे भी मार डाला। पर उसका गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ। वो किचन में गया, वहां से चाकू लाया और मैक्सीन के ऊपर बैठकर उसकी दोनों आंखें निकालकर उस ज्वेलरी बॉक्स में रख दी जिसमें मैक्सीन के गहने रखे हुए थे, और फिर यहां से निकल गया। अगली सुबह जब पड़ोसियों को इस घटना के बारे में पता चला तो पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने रिवॉल्वर के खोल बरामद की, जो पिछली घटनाओं से मेल खा रहे थे। साथ ही उन्हें खिड़की के पास से रिचर्ड के फुटप्रिंट मिले। दरअसल वहां की मिट्टी गीली थी, लेकिन रिचर्ड को इस बात की जानकारी नहीं थी, इसलिए उसके खिलाफ पुलिस को पहला सबूत मिल गया। हालांकि यह सबूत भी उतना काम का नहीं था, लेकिन इस पॉइंट पर आकर पुलिस समझ चुकी थी कि वो एक सीरियल किलर के साथ डील कर रही है। पर वो कौन था, कहां था, ये कोई नहीं जानता था। दूसरी तरफ रिचर्ड अब अपने अगले शिकार की तैयारी में था और दिन आ चुका था 14 मई 1985 का। कातिल ने फिर से हमला किया और इस बार निशाना बना मॉन्टेरी पार्क के बराबर में बने मकान में रहने वाला 66 वर्षीय विलियम बिल, जो इस मकान में अपनी 56 वर्षीय पत्नी लिलियन, जो डिसेबल्ड थी, के साथ रहता था। इस घर में इन दोनों के अलावा कोई नहीं था। दोनों रात को चैन की नींद सो रहे थे कि तभी रिचर्ड ने आधी रात को घर में एंट्री मारी और देखा कि लिलियन और बिल दोनों अलग अलग कमरों में सो रहे हैं। इसलिए वो सबसे पहले बिल के पास गया, लेकिन उसके कदमों की आहट से बिल की आंखें खुल गईं। उसने शोर मचाना शुरू कर दिया और रिचर्ड के साथ फाइट भी करने लगा। पास में ही उसकी शॉटगन रखी हुई थी, जिसे बिल उठाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस बात से खफा रिचर्ड ने अपनी हैंडगन निकाली और बिल के चेहरे पर 2 गोलियां मारी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद उसने घर में घूम घूम कर जो भी कीमती सामान था वो अपने झोले में डाला और फिर लिलियन के कमरे में गया, जो आराम से अपने बेड पर सो रही थी। लेकिन रिचर्ड के कमरे में दाखिल होते ही उनकी भी आंख खुल गई, पर वो कोई हरकत करती या चिल्लाती उससे पहले ही रिचर्ड उस पर टूट पड़ा और बेरहमी से उसका दुष्कर्म कर वहां से फरार हो गया। इस घटना को हुए अभी 2 हफ्ते ही गुजरे थे और दिन था 29 मई 1985 का।
इस दिन रिचर्ड ने एक मर्सिडीज गाड़ी चोरी की और एक भयानक वारदात को अंजाम दिया। उसने गैब्रियल घाटी के मोनरोविया टाउन में मेबेल और उसकी बहन फ्लोरेंस के साथ वही कांड किया जिसका जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं। हैमर से मारपीट, इलेक्ट्रिक शॉक और फ्लोरेंस के साथ हुए दुष्कर्म की वजह से दोनों बहनें शॉक में थीं। 2 दिन बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन चोटों के घाव इतने गहरे थे कि दोनों में से किसी की जान नहीं बच पाई। एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम देने के बाद रिचर्ड की हिम्मत भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि वो हर काम इतनी सफाई से कर रहा था कि पुलिस के पास उससे जुड़ा कोई सबूत ही नहीं था। आधा दर्जन लोगों को मारने और उनके घरों से चोरी करने के बावजूद पुलिस के हाथ खाली थे। इसलिए अब उसने ज्यादा दिनों का इंतजार नहीं किया और अगले ही दिन 30 मई 1985 को हॉलीवुड के बरबैंक इलाके में 42 वर्षीय कैरोल काइस के घर में घुसा। कैरोल का एक 11 साल का बेटा था। उन दोनों के अलावा घर में और कोई नहीं था। रिचर्ड ने दोनों माँ बेटे के हाथों में हथकड़ी डालकर उन्हें बंधक बना लिया और बंदूक की नोक पर जुबान बंद रखने को कहा। कैरोल अपने बेटे के लिए परेशान थी। वो डर से कांप रही थी और बेटे की जान की दुहाई मांग रही थी। रिचर्ड ने चीखते हुए पूछा, घर का सारा कीमती सामान, पैसे कहाँ हैं? कैरोल ने उसे एक एक चीज दे दी, लेकिन रिचर्ड का मूड बन चुका था। इसलिए उसने कैरोल के 11 साल के बेटे के सामने ही उसके साथ दुष्कर्म किया, वो भी एक बार नहीं, बार बार। और जाते जाते दोनों को बिना कपड़ों के बांधकर फरार हो गया। लेकिन जाने से पहले उसने कैरोल और उसके बेटे को धमकी दी कि अगर पुलिस को खबर करने की कोशिश भी की तो वो दोबारा लौट कर आएगा और इस बार उनकी आंखें निकाल कर ले जाएगा। ये सुनते ही कैरोल और उसका बेटा इतने डर गए कि उन्होंने अपना मुंह बंद रखने में ही भलाई समझी। लेकिन उनकी खामोशी ने रिचर्ड को और हिम्मत दी। उसे एक ऐसा वहशी दरिंदा बना दिया जो अब लोगों के लिए मौत का दूसरा नाम बन चुका था। न्यूज़पेपर, चैनल्स, हर जगह नाइट स्टॉकर का खौफ छाया हुआ था। लेकिन जून का महीना शांति से गुजर गया, जैसे मौत का वो सौदागर गहरी नींद सो गया हो। पर 2 जुलाई 1985 को वो एक बार फिर जागा और आर्केडिया शहर में 75 साल की मेरी लुइस को निशाना बनाया। मेरी रिचर्ड के लिए सबसे आसान टारगेट थी। एक बूढ़ी महिला जो घर में अकेली रहती थी, न पति न बच्चे और न ही कोई और। आस पड़ोस के मकान भी मेरी के घर से कुछ दूर ही थे, लिहाजा वो इत्मीनान से मेरी के घर में दाखिल हुआ। उसने देखा कि मेरी सो रही है और पास में ही एक लैंप रखा हुआ है। उसने वही लैंप उठाया और मेरी के सिर पर दे मारा। एक ही वार से मेरी बेसुध होकर बिस्तर पर पड़ी रह गई, हालांकि वो अभी भी जिंदा थी। इसके बाद रिचर्ड किचन में गया, वहां से चाकू लाया और मेरी के शरीर पर लगातार वार करने लगा। उसने मेरी के शरीर को तब तक छलनी किया जब तक कि उसका मन नहीं भर गया। उसके चेहरे, गले, हाथ, पैर और सीने, हर जगह उसने वार किया, मानो सालों पुराना गुस्सा वो उसके मृत शरीर पर उतार रहा हो। अगली सुबह जब लोगों ने मेरी का शरीर देखा तो कईयों को उल्टियां हो गईं क्योंकि उसकी हालत बेहद खराब थी। इन्वेस्टिगेशन में लगी टीम ने अपना सर पकड़ लिया, क्योंकि उनके लिए भी ये अब तक की सबसे भयावह मौत थी। पर रिचर्ड तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। ठीक 3 दिन बाद 5 जुलाई 1985 को उसने सीरा माद्रे इलाके में एक बार फिर धावा बोला। 16 साल की व्हिटनी बेनेट उस वक्त घर में अकेली थी, पर वो सोई नहीं थी। अचानक उसने देखा कि एक परछाई खिड़की की ग्रिल हटाकर घर में अंदर आ रही है। वो सतर्क हुई, पर तब तक रिचर्ड अंदर आ चुका था। उसने व्हिटनी को देखते ही उस पर हमला करना शुरू कर दिया। उसके सिर पर टायर खोलने वाले लोहे के औजार से लगातार वार किए। पूरा बेड खून से भर गया, पर व्हिटनी अभी जिंदा थी, इसलिए वो किचन में गया। वहां चाकू ढूंढने लगा, पर चाकू तो था ही नहीं। तब उसने टेलीफोन लैंडलाइन का वायर खींचा और उससे व्हिटनी का गला दबाने लगा। लेकिन वायर के घर्षण की वजह से अर्थिंग हुई और कमरे की लाइट टिमटिमाने लगी, कभी जली कभी बुझी। बिस्तर पर पड़ी व्हिटनी के शरीर में भी हलचल होने लगी। उसने हल्के से सांस ली, हाथ पैर हिलाए, लेकिन रिचर्ड ने उसे मारने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि उसे लगा कि यह सब कोई दैवीय शक्ति कर रही है। वो घबराया और वहां से भाग खड़ा हुआ। इसी वजह से व्हिटनी की जान बच गई, लेकिन उसके सिर में कुल 478 टांके आए। 2 दिन गुजर गए और कैलेंडर में तारीख बदलकर हो गई 7 जुलाई। रिचर्ड को अब इस सब की लत लग चुकी थी, इसलिए वो 61 साल की जॉयस के घर पहुंचा, जो काउच पर सो रही थी। उसने जॉयस के चेहरे पर घूंसे मारे और जब वो जमीन पर लहूलुहान होकर गिर गई तो लातों से उसकी पिटाई की, जिस वजह से एक क्लियर फुटप्रिंट रिचर्ड का जॉयस के चेहरे पर छप गया।
पर इस उम्र में इतनी बेरहमी से मारपीट की वजह से जॉयस की जान चली गई। दूसरी तरफ रिचर्ड को अब इस सब से थोड़ी बोरियत महसूस हुई, इसलिए उसने शहर से और गाड़ियां चुराईं और 20 जुलाई को वो 66 साल की लैला और 68 साल के उसके पति मैक्स के घर पहुंचा। इस बार वो सीधे घर में घुसा नहीं, बल्कि पहले खिड़की पर खड़े होकर देखा कि अंदर क्या चल रहा है। लैला और मैक्स दोनों आराम से सो रहे थे। इसी बात का फायदा उठाकर उसने खिड़की का कांच तोड़ा, फिर घर में घुसा। उसके हाथ में मशेटी यानी एक भारी चाकू था, जिससे उसने दोनों पर वार किया और उन्हें मार डाला। वो मरे हैं या नहीं ये कंफर्म करने के लिए उसने दोनों को शूट भी किया और फिर सभी कीमती सामान लेकर हमेशा की तरह भाग निकला। लेकिन अपने ठिकाने पर नहीं गया, बल्कि कुछ किलोमीटर दूर एक दूसरे घर में गया, जहां एक मियाँ बीवी सो रहे थे। रिचर्ड ने सबसे पहले पति की जान ली और बगल में सो रही उसकी पत्नी को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म करने लगा। पर कमरे में खटपट सुनकर बगल वाले कमरे में सो रहा उनका 8 साल का बच्चा उठकर आया, वो देखने की क्या हो रहा है। लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला वो चीख पड़ा, क्योंकि उस वक्त रिचर्ड उसकी माँ के साथ घिनौना काम कर रहा था। रिचर्ड हड़बड़ाते हुए उठा, कपड़े पहने और उस बच्चे को पकड़कर उसके हाथ पैर बांध दिए। फिर घर में घसीटते हुए पूछने लगा, कीमती सामान कहाँ है? डरे सहमे बच्चे ने उसे सारी चीजें दे दी। जाते जाते रिचर्ड ने उसे सैटर्न ग्रह की कसम दी कि वो किसी को कुछ भी ना बताए। रिचर्ड के जाते ही वो बच्चा जैसे तैसे अपने हाथ पैर खोलकर पड़ोसियों के पास गया और मदद मांगी। उधर रिचर्ड कुछ दिनों के लिए शांत पड़ गया और अब दिन आ चुका था 8 अगस्त 1985 का। रिचर्ड के हाथ में फिर से खुजली हुई और वो निकल पड़ा अपने अगले शिकार पर। इसके लिए सबसे पहले उसने एक गाड़ी चुराई और 27 साल की सकीना के घर पहुंचा, जो बिल्कुल अकेली नहीं थी, बल्कि घर में उसका पति भी मौजूद था। रात के तकरीबन 2:30 बज रहे थे। एलायस और सकीना गहरी नींद में थे, लेकिन रिचर्ड ने घर में घुसते ही एलायस को शूट कर मार डाला। सकीना बेचारी चिल्ला भी नहीं पाई कि रिचर्ड ने उसे बंधक बना लिया और पैसे, जेवर और कीमती सामान लूट कर जाने लगा। पर जाने से पहले उसने सकीना को भी कसम दी और धमकाते हुए कहा कि अगर उसने किसी को कुछ भी बताया तो वो वापस आएगा और उसे जान से मार देगा। इसलिए सकीना डर गई। दूसरी तरफ पुलिस पर अब प्रेशर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि कुछ ही महीनों में दर्जनों लोगों की जान जा चुकी थी और 2 दर्जन से भी ज्यादा घरों में चोरी लूटपाट हुई थी, जबकि अनगिनत गाड़ियों का पता ही नहीं था। इसलिए लोगों के मन में डर बढ़ता ही जा रहा था, जिस वजह से पुलिस ने भी एक तरकीब लगाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें तमाम मीडिया चैनल्स को बुलाया गया। पुलिस ने खुलकर इन वारदातों का जिक्र किया, साथ ही ये भी माना कि उनके पास अभी तक इस सीरियल किलर की कोई जानकारी नहीं है, वो शहर में घूम रहा है। पुलिस ने उसे नाइट स्टॉकर कहकर प्रोनाउंस किया और शहरवासियों से सतर्क रहने की अपील की। उन्होंने लोगों से अपील की कि रात में सोने से पहले घर के दरवाजे, खिड़कियां सभी अच्छी तरह चेक कर लें। गलती से भी कोई खिड़की दरवाज़ा खुला न छूटे और अगर कोई डोर विंडो खराब है तो उसे जल्द से जल्द ठीक करवा लें। कुल मिलाकर पुलिस रिचर्ड को पकड़ने की जगह उल्टा लोगों को ही सावधान रहने के लिए कह रही थी, और ये बात आम नागरिकों को बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि इससे लोगों में और भय फैल गया। जबकि कुछ ने कहा कि आम जनता के साथ साथ वो सीरियल किलर भी सतर्क हो जाएगा, यानी रिचर्ड भी तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख और सुन रहा होगा। ऐसे में वो सतर्क हो जाएगा, अपना काम और भी चालाकी से करेगा और उसके खिलाफ अगर कहीं कोई सबूत गलती से छूट भी गया हो तो वो उसे मिटा देगा। और यह बात सही भी हुई। रिचर्ड ने भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना और अपने दिमाग में रिकॉल करने लगा कि उसने कहाँ कहाँ वारदात की है और कहाँ कहाँ से कोई सबूत छूट गया है। इसके अलावा उसने खुद से जुड़ी हर चीज़ खंगाली जो उसे पकड़वा सकती थी। तब उसे दिखे उसके जूते। उसने हर वारदात में वही जूते पहने थे। हालांकि उसे ये नहीं पता था कि उसका फुटप्रिंट पुलिस के पास है, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए उसने उन जूतों को एक पॉली बैग में रैप किया और एक नदी में फेंक दिया और सैन फ्रांसिस्को छोड़कर लॉस एंजल्स चला गया। कुछ दिनों तक वो पूरी तरह से खामोश रहा, शायद डर की वजह से। लेकिन जिस तरह से एक शराबी नशे का आदी हो जाता है, रिचर्ड भी क्राइम का आदी हो चुका था। उसे रहा नहीं गया और उसने फिर से एक घर को टारगेट करने का फैसला किया। लेकिन वो जानता था कि अब शहरी और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कुछ भी करना नामुमकिन है। इसलिए उसने लॉस एंजलिस के बाहरी इलाके को चुना, जहां घर बहुत दूरी पर बने हुए थे और काफ़ी अलग थलग थे। उसने एक घर को चुन भी लिया और दूर से ही उस पर नज़र रखने लगा। उसने देखा कि घर में पेरेंट्स और उनका 13 साल का बच्चा है। माता पिता तो सो चुके हैं, लेकिन बच्चा सोने का नाम नहीं ले रहा था। वो बार बार बालकनी में आ रहा था
और उसके कमरे की लाइट्स भी जल रही थी। रात के 2 से 3 के बीच का समय हो चुका था। रिचर्ड को लगा अभी नहीं तो कभी नहीं, इसलिए उसने सोचा जो होगा सो देखा जाएगा और गाड़ी उठाकर घर के सामने जाकर रुका। पर उस बच्चे ने रिचर्ड को बालकनी से देख लिया। वो घबराया नहीं, हड़बड़ाया नहीं, बल्कि दौड़ते हुए अपने पेरेंट्स के पास गया, उन्हें जगाया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। जल्द ही पूरे घर की लाइट्स जल गईं और जब रिचर्ड ने यह देखा तो उसके हाथ पैर फूल गए। वो वापस गाड़ी में बैठा और भागने लगा। दूसरी तरफ वो बच्चा घर में ही नहीं रुका बल्कि भागते हुए बाहर आया। उसने जाते जाते रिचर्ड की गाड़ी का प्लेट नंबर, कलर, वेरिएंट और कंपनी सब कुछ नोट कर लिया। असल में उस बच्चे ने भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी और रिचर्ड के घर के बाहर आते ही उसे लगा कि यही वही है, इसलिए उसने हिम्मत दिखाई और रिचर्ड को भगा दिया। अगले दिन पुलिस को पूरी जानकारी दी और उसकी ये समझदारी पुलिस के लिए सबसे बड़ा क्लू बनी और रिचर्ड की गिरफ्तारी की सबसे बड़ी वजह भी। कुछ ही दिन बाद 28 अगस्त को पुलिस वालों को वो गाड़ी भी मिल गई। साथ ही उसमें रिचर्ड के फिंगरप्रिंट भी मिले, जिन्हें वो जल्दी जल्दी में साफ करना भूल गया था। और जब पुलिस ने उन फिंगरप्रिंट्स को अपने डेटा में सेव्ड क्रिमिनल्स से मैच किया तो वो रिचर्ड से मैच हो गए। दरअसल रिचर्ड को चालान आदि की वजह से पहले भी पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़े थे, लेकिन तब किसी को नहीं पता था कि वो एक सीरियल किलर है। और जब पता चला तो पुलिस ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बार रिचर्ड की साफ सुथरी तस्वीर चारों तरफ सर्कुलेट कर दी गई। अब हर न्यूज़पेपर के पहले पन्ने पर सिर्फ एक ही चेहरा था, रिचर्ड रामिरेज का। साथ में उसका नाम और उसके आगे सीरियल किलर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया था। रिचर्ड समझ गया कि अब इस शहर में उसकी दाल नहीं गलेगी और पुलिस आज नहीं तो कल उसे पकड़ ही लेगी। इसलिए उसने टक्सन, एरिज़ोना के लिए बस पकड़ी, जहां उसका भाई रहता था, जिसने अभी तक रिचर्ड की करतूतों के बारे में कुछ सुना ही नहीं था। इसलिए जब रिचर्ड वहां पहुंचा तो उसने उसे घर में रहने की अनुमति दे दी। पर रिचर्ड को लगा कि अगर पुलिस उसे ढूंढते हुए यहां पहुंच गई तो उसका भाई बेवजह फंस जाएगा, जबकि उसने तो कुछ किया ही नहीं। इसलिए वो 1 घंटे के अंदर ही लॉस एंजलिस वापस आ गया, जहां हर अखबार में अपनी तस्वीर देखकर वो घबरा गया और मेन रोड की तरफ गया। वहां उसने एक गाड़ी को हाथ देकर रोकने की कोशिश की, पर ट्रैफिक की वजह से यहां से भी भाग गया और फिर दूसरी गाड़ी को रोककर उसमें जबरदस्ती घुसने की कोशिश करने लगा। लेकिन पास में ही खड़े लड़कों के एक ग्रुप ने उसकी ये हरकत देख ली। जब वो उससे पूछने के लिए आए कि क्या प्रॉब्लम है, तब रिचर्ड उनसे धक्का मुक्की करने लगा, जिसकी वजह से लड़कों ने उसे खूब पीटा और फिर पुलिस को बुलाया और इस तरह रिचर्ड पुलिस के हाथ लग गया। लेकिन जब उसे कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट के बाहर हजारों की संख्या में लड़कियां रिचर्ड के नाम के जयकारे लगा रही थीं। उसे अपना जाने बहार, जाने जिगर बता रही थी। उनका कहना था कि वो इतना क्यूट है कि ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। आलम यह था कि बाहर मीडिया से ज्यादा आम लड़कियों की भीड़ थी जो बस रिचर्ड की एक झलक पाने के लिए मरी जा रही थी। लेकिन कोर्ट उसके गुनाहों को जानता था, इसलिए उसे डेथ पेनल्टी दी गई और उसकी सजा थी गैस चैम्बर में जिंदा बंद करके मारने की। सजा सुनते ही रिचर्ड बौखला गया। दूसरी तरफ लड़कियों ने उसे जेल में रहते हुए भी खत लिखे। यहां तक कि डॉरिन नाम की एक लड़की ने तो 70 से भी ज्यादा लेटर्स लिखे और जेल में रहते हुए ही उसे शादी कर ली। लेकिन जब उसे पता चला कि रिचर्ड ने एक बच्चे को भी मारा है तो उसने तलाक ले लिया। वहीं अब रिचर्ड अपनी जिंदगी के अंत का इंतजार करते हुए इतना दुबला, कमजोर और बीमार हो चुका था कि उससे चला फिरा भी नहीं जाता था। पर जब तक उसे मारने की बारी आई तब तक अमेरिका में गैस चैम्बर में किसी भी कैदी को मारने की सजा को ही प्रतिबंधित कर दिया गया। लेकिन रिचर्ड को यहां तक लाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वो अपने मरने की खबर से इतना सदमे में था कि उसने पहले ही दम तोड़ दिया और इस तरह अमेरिका के एक खौफनाक सीरियल किलर का अंत हो गया। लेकिन उसकी दरिंदगी के किस्से आज भी डॉक्यूमेंट्रीज, किताबों और लोगों के जहन में कैद हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।